सेजल, आस्था और कुसुम तीनों सगी बहनें थीं। उनके माता पिता की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। वो तीनों फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ काम करते करते उसे फैक्ट्री के मालिक को 3 भाइयों को उनसे प्यार हो जाता है। फिर एक दिन, कुसुम यार, अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मेरे घर दुल्हन बनकर आ जाओ ना। अब और वेट नहीं होता मुझसे। हाँ सेजल, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आप तीनों तो जानते हो हम अनाथ हैं और गरीब भी। क्या आपकी माँ और बहन हमें स्वीकार करेंगी? उन तीनों भाइयों ने घर पर इस बारे में अपनी माँ से बात की। दिमाग खराब है क्या तुम सबका? अनाथ लड़कियों को लेकर आओगे और ऊपर से गरीब भी। लेकिन तीनों बेटे अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार मनोरमा को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वो तीनों बेटे उन तीनों अनाथ लड़कियों से शादी करके उन्हें घर ले आते हैं। उन तीनों बहनों ने अपनी माँ के सिले हुए वो लहंगे पहने थे जो कई साल पहले ही उनकी माँ ने उनकी शादी के लिए बनाकर रख दिए थे। फिर गृह प्रवेश के दौरान पड़ोसन मनोरमा से कहती है, अरे मनोरमा, तेरी तीनों बहुएं ना बहुत ही सुंदर है। भले गरीब है, अनाथ है, एक एक जोड़े में ही आ गई हम। तो मेरे बेटे क्या किसी से कम है? भाग्य तो इन गरीब बहनों के खुले हैं मेरे बेटों से शादी करके। ऊपर से हमने इन तीनों से कोई दहेज भी नहीं लिया। बस एक एक जोड़ी इस शादी के लहंगे में आई है और लाई क्या है अपने साथ। अच्छा बस कर, सारी जली कटी आज ही सुना देगी क्या? अरे आगे के लिए भी तो कुछ बचा कर रख। मनोरमा अपने बेटों की खातिर उन तीनों गरीब बहनों को अपनी बहू बनाकर ले तो आती है, लेकिन वो तीनों उसे फूटी आग भी नहीं सुहाती। वो बेमन से उनका गृह प्रवेश करती है। फिर अंदर आते ही उनसे बोलती है, अब तुम तीनों बहुएं जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदल लो। उसके बाद बड़ी बहू सेजल अब रसोई में जाकर हमारे लिए चाय बना कर ले आओ। आज तो मैं बुरी तरह से थक गई हूँ। और मझली बहू आस्था, तू जाकर कपड़े धो दे। और सबसे छोटी, क्या नाम है तेरा? हाँ कुसुम, तू जाकर घर की सफाई कर ले। अरे ये क्या मनोरमा, तूने तो आते ही तीनों बहुओं को काम पर लगा दिया। अरे एक दिन तो आराम करने देती। हाँ माँ, चाची जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे वाह भैया, अभी तो भाभीयों ने घर में कदम ही रखा है, लेकिन आप तो आते ही इनके गुलाम बन गए क्या? करीना, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? चुप करो तुम, ठीक ही तो कह रही है वो। तुम तो आते ही बीवियों के पल्लू से बन गए। और क्यों ना लूं मैं इनसे काम? कौन सा इनके मरे हुए माँ बाप ने ऊपर से मेरे लिए सोने चांदी का बैग भर के भेजा है जो इन महारानियों को आराम करने दूं? कोई जरूरत नहीं है हमदर्दी दिखाने की। और तुम सब यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? जाओ, जो काम कहा है जाकर करो। तीनों बहुएं अपने अपने लहंगे उतारकर दूसरे कपड़े पहन लेती है और उन लहंगों को अलमारी में रख देती है। कुछ देर बाद सेजल सबके लिए चाय बनाकर लाती है। अरे वाह बहू, चाय तो अच्छी बना ली है तुमने। क्या खाक अच्छी बनी है? न ठीक से दूध डाला है न पकने दी है। इससे अच्छी चाय तो मेरी करीना ही बना लेती है। फिर शादी के दूसरे दिन मनोरमा अपनी काम वाली से कहती है, कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी तीन बहुएं आ गई है, ये अपने आप ही घर के सारे काम करेंगी। ये कहकर मनोरमा वहाँ से चली गई। अब उनकी सास और नंद दोनों ही उन पर जुल्म करती और घर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती। अब घर की सारी जिम्मेदारी उन तीनों पर ही आ गई। सेजल घर की साफ सफाई में लग जाती है, आस्था खाना बनाने में और कुसुम कपड़े धोने लगती है। इसी तरह वो तीनों मिलजुल कर काम कर लेती थी। लेकिन इतना काम करने के बाद भी उनकी सास और ननद उन्हें जली कटी सुनाती ही रहती हैं। देखो तुम इन गरीबों को कैसे मजे से एसी की हवा लूट रही हैं। अपनी उस झोपड़ी में तो इन्हें पंखा भी नसीब नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ आकर इतना ऐशो आराम मिल रहा है ना, इसीलिए इनका दिमाग चढ़ गया है। वो तीनों बहनें अपनी सास की बातें सुनकर कमरे में जाकर रोने लगती हैं।
सारा दिन हम घर के काम करते हैं, हर चीज उन्हें हाथ पर ला कर देते हैं, लेकिन फिर भी माँ जी है कि ताने देना ही नहीं छोड़ती। सोचा था जो माँ का प्यार मायके में अधूरा रह गया वो ससुराल जाकर अपनी सास से मिलेगा, लेकिन यहाँ तो माँ जी हमें देखना भी पसंद नहीं करती। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है। अब हम गरीब थे तो इसमें हमारा क्या कसूर। माँ के दिए वो लहंगे जो उन्होंने कई साल पहले हमारी शादी के लिए बनाकर उस संदूक में रख दिए थे, आज भी जब उन लहंगों को मैं देखती हूँ तो माँ की बहुत याद आती है। वो तीनों अलमारी से अपने अपने लहंगे को निकालकर सीने से लगाकर रोने लगती है। रोते हुए उनके आंसुओं की कुछ बूंदें उस लहंगे पर गिर जाती है, जिसके बाद उनमें से एक लहंगा सोने का, एक हीरे का और एक चांदी का बन जाता है। ये देखकर वो तीनों हैरान रह जाती है। अरे ये कैसे हुआ? हमारा साधारण सा लहंगा सोने, चांदी और हीरे का कैसे बन गया? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कुसुम। दीदी मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है? तभी उन जादुई लहंगों में से एक आवाज आती है। हम तीनों जादुई लहंगे हैं, तुम हमसे जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिलेगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम जादुई कैसे बन गए? वो बात ऐसी है कि आपकी माँ बहुत ही दयावान थी। एक रोज तुम्हारी माँ ने एक भूखे बाबा को अपने हिस्से की रोटी खाने को दी थी और खुद सारा दिन भूखी रही। ये देखकर अगले दिन उस बाबा ने एक जादुई धागा तुम्हारी माँ को देते हुए कहा, बेटी इससे तुम अपनी तीनों बेटियों के लिए शादी का जोड़ा बनाना। जिस दिन वो दुख में होंगी और उनके आंसुओं की बूंदें इस पर गिरेंगी, उस दिन से उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और आज तुम्हारे आंसुओं का हमारे ऊपर गिरने से हम जादुई हो गए। ये सुनकर तीनों बहुत खुश होती हैं, लेकिन सेजल उसे आजमाने के लिए कहती है, अच्छा हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर ले? अगर ऐसा है तो मेरा बर्गर खाने का बड़ा मन है, क्या तुम अपने जादू से हमें दे सकते हो? और कोल्ड ड्रिंक भी। बस इतनी सी बात, तो लो अभी लो। पल भर में ही उनके सामने बर्गर और कोल्ड ड्रिंक प्रकट हो जाती है। तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। एक रोज उनकी सास और ननद शॉपिंग पर जा रही होती हैं। हम दोनों मॉल जा रहे हैं शॉपिंग करने, आने में देर हो जाएगी, तब तक तुम सारा काम करके रखना, समझी? और हाँ, बाजार से जाकर सब्जियाँ भी ले आना। जी ठीक है माँ जी। ऐ मेरे जादुई लहंगे, जा जल्दी से जाकर घर की सारी साफ सफाई कर दे। और तू मेरे जादुई लहंगे जल्दी से कपड़े और बर्तन धो दे। और तुम मेरे जादुई लहंगे, तुम जल्दी से स्वादिष्ट खाना बना दो। और हाँ, ढेर सारी सब्जियाँ भी प्रकट कर दो। उन तीनों की ऐसा कहते ही झट से वो तीनों जादुई लहंगे घर का सारा काम कर देती हैं। 3 घंटे बाद उनकी सास और ननद घर पर आ जाती है। एक रोज 3 चोर रात को चोरी के इरादे से उनके घर में घुस आते हैं और अंदर घुसते ही तिजोरी को अपने शातिर दिमाग से खोल लेती है। उनकी आवाज सुनते ही मनोरमा और करीना जाग जाती हैं। तभी वो तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। ऐ जादुई लहंगो जल्दी से आओ, अपना कमाल दिखाओ और इन चोरों से हम सबको बचाओ। तीनों जादुई लहंगे अलमारी से निकलकर बाहर आ जाते हैं और उन तीनों की खूब पिटाई करते हैं। फिर पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है। अपनी तीनों बहुओं की हिम्मत देखकर मनोरमा और करीना को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर तीनों बहुएं उन्हें सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर वो सब बड़े ही खुश होते हैं। अब वो सब एक साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। माँ, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर उन होटल वालों को मेरा काम पसंद आ गया तो मेरी पगार और बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली है। अब तुम ऐसे घबरा कर भेजोगी तो वहाँ इतनी दूर अनजाने शहर में अनजानी जगह पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। हाँ हाँ, नहीं कर रही मनुदास, पर तू वादा कर मुझे रोजाना फोन करती रहेगी। हाँ माँ, मैं जब भी काम से फ्री हुआ करूँगी सबसे पहले तुम्हें फोन करूँगी।
अच्छा रुक, मैं तेरे लिए साथ में खाने का कुछ बांध देती हूँ, तो रास्ते में बस में खा लेना। ठीक है माँ, तब तक मैं अपना सामान अटैची में रख लेती हूँ। ये है सिमरन, सुभद्रा की बेटी। सुभद्रा बहुत गरीब है। पति के जाने के बाद घरों में काम करके सुभद्रा ने सिमरन को पाल पोस कर बड़ा किया। सिमरन ने गांव में ही रहकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। सिमरन आगे पढ़ना तो चाहती थी, पर पिछले 1 साल में सुभद्रा की तबीयत बहुत खराब रही, जिस वजह से सिमरन ने अभी कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपना विचार बदल लिया और नौकरी ढूंढने लगी। सिमरन के बचपन की सहेली विभा की कुछ समय पहले दिल्ली के एक होटल में नौकरी लगी थी। विभा जब गांव आई तो सिमरन ने अपने बारे में भी बात की, तो विभा ने उसकी भी नौकरी उसी होटल में लगवा दी। अगले दिन सिमरन नौकरी के लिए दिल्ली पहुंचती है। होटल में विभा उसे सब कुछ समझा देती है। सिमरन खूब मेहनत के साथ होटल में नौकरी करने लगती है। सभी लोग ध्यान से सुनो। शहर के बहुत बड़े व्यापारी मिस्टर चंद्रवीर जी की बेटी किरण आज शाम अपना जन्मदिन मनाने के लिए हमारे होटल में आ रही हैं। सभी स्टाफ को उनका पूरा ख्याल रखना है। चंद्रवीर जी की बेटी किरण को किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पहली बार हमारे होटल में आ रही हैं। समझ गए? जी सर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सुना है विदेश में पढ़ी लिखी है और बहुत नखरे वाली है। अभी सुबह ही मैंने रिसेप्शन पर फोन उठाया था, बड़ी ही तीखी आवाज में बात कर रही थी। हमें तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरा सी भी शिकायत का मौका मिला तो मैनेजर का गुस्सा तो मैं जानती हूँ, फालतू का भड़क जाते हैं। अच्छा चल, फिर तो हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे। अरे माँ का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ माँ। हेलो सिमरन, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मेरी बच्ची। थैंक यू माँ, मेरे जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आज सिमरन का भी जन्मदिन है। ये बात सुनकर सभी स्टाफ के लोग सिमरन को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे सिमरन, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सिमरन। वैसे सब किस्मत की बात है, एक तरफ आज तुम्हारा जन्मदिन है जो तुम किसी और के जन्मदिन की तैयारी कर रही हो, और एक तरफ वो लड़की जिसका जन्मदिन है। वो कितनी किस्मत वाली है कि वो इतने बड़े होटल में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। कहते हैं सब कुछ किस्मत से ही होता है। अब ये सब छोड़ो, अपना अपना काम करते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। सिमरन, तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हाँ, मैं अभी आती हूँ। सिमरन मैनेजर के पास जाती है। सिमरन, तुम्हें मैं एक स्पेशल ड्यूटी दे रहा हूँ। किरण मैडम के वेलकम के लिए तुम्हें गेट पर ही खड़ा होना है। जैसे ही वो एंट्री लेंगी तुम उनके साथ रहोगी और देखते रहना कि उन्हें किसी भी बात की कोई कमी ना हो। और एक काम करो, अपनी ड्रेस की जगह कोई अच्छी सी स्मार्ट ड्रेस पहन लो ताकि और अच्छा इम्प्रेशन पड़े। जी सर। सिमरन को होटल के गेट पर ड्यूटी मिल जाती है। सिमरन के पास अपनी तो कोई अच्छी ड्रेस थी नहीं, इसलिए विभा उसे अपनी सुंदर सी ड्रेस दे देती है। सिमरन तैयार होकर गेस्ट के आने का वेट कर रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आया। आपको वहाँ गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। ओह, कहीं किरण मैडम आ तो नहीं गयी? मैं गाड़ी के पास जाकर देखती हूँ। जी चलिए। जैसे ही सिमरन गाड़ी के पास जाती है, अचानक 2-3 बदमाश उसे गाड़ी में जबरदस्ती पकड़कर बैठा लेते हैं और उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देते हैं। अचानक से सब कुछ हुआ तो सिमरन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी अनजान सड़क पर चली जाती है। इतनी ही देर में किरण भी होटल के बाहर आ चुकी थी। सब लोग किरण को देखकर हैरान रह जाते हैं। किरण बिल्कुल सिमरन की शक्ल की थी। अरे सिमरन, तू यहाँ क्या कर रही है? तू इस गाड़ी में क्यों बैठी है? चल बाहर निकल, किरण मैडम के आने का टाइम हो रहा है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? क्या आपका स्टाफ गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करता है? मेरा नाम किरण है, सिमरन नहीं। क्या आपको बताया नहीं गया था कि आज मेरा बर्थडे है और मैं सेलिब्रेशन के लिए आ रही हूँ? किरण, ये कैसे हो सकता है? तुम तो सिमरन हो।
मैडम सॉरी, लेकिन विभा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी सूरत बिल्कुल हमारे स्टाफ की एक लड़की सिमरन से मिलती है। किरण ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। मैं अभी सिमरन को बुलाती हूँ, वो अभी गेट पर ड्यूटी दे रही थी। तभी एक लड़की भागती हुई आती है। सर, सिमरन को कुछ लोग एक कार में पकड़कर ले गए हैं। सिमरन बेहोश थी, मैं पीछे भागी पर कार आगे निकल चुकी थी। वो जरूर कोई बदमाश लोग हैं सर। किरण घबरा चुकी थी। उसने अपने पापा के मोबाइल पर फोन किया और सारी बात बताई। किरण के मम्मी पापा भी वहाँ पर पहुँच गए। मैनेजर के पास सिमरन की माँ का मोबाइल फोन नंबर था। सिमरन की माँ को जब सारी बात पता चलती है तो वो फौरन बस पकड़कर दिल्ली आ जाती है। अचानक सब कुछ पलट जाता है। अरे सुभद्रा, तुम और यहाँ इतने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। तू कहाँ गायब हो गई थी? मुझे माफ कर दो मैम साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सिमरन आपकी बेटी है, किरण की जुड़वा बहन। उस रात आपने एक नहीं 2 बेटियों को जन्म दिया था। मेरे मन में लालच आ गया था। मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी एक बच्ची चुरा ली और अपने साथ गांव ले गई। पर मुझे नहीं पता था कि आज मेरी गलती की सजा मेरी सिमरन को मिलेगी। मेरी जुड़वा बहन सिमरन, माँ पापा सिमरन को बचा लो। मैं जानता हूँ ये सब किसका काम है। मुझे लगता है प्रभास ने सिमरन को किरण समझ लिया और मुझसे बदला लेने के लिए वो किरण को अगवा करना चाहता था। चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम उसे पुलिस की सहायता से पकड़ लेंगे। किरण के पिता मिस्टर चंद्रवीर ने पुलिस को खबर दी और कुछ ही घंटों में पुलिस प्रभास को पकड़ लेती है। सिमरन सही सलामत मिल जाती है। जब सिमरन को सच्चाई पता चलती है कि किरण उसकी जुड़वा बहन है और उसके असली माता पिता मिस्टर चंद्रवीर और नीमा हैं, तो वो बहुत रोती है। मेरी बच्ची सिमरन, तू हमसे कितने सालों तक दूर रही। मेरी बेटी सिमरन। सिमरन मेरी बहन, तू इतने साल मुझसे दूर रही। मैं भी आप सबको पाकर बहुत खुश हूँ। और माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अपने माता पिता से मुझे दूर क्यों कर दिया? सिमरन और किरण एक दूसरे के गले लग जाती हैं। मुझे माफ कर दे सिमरन, मुझे माफ कर दे। अब तू अपने परिवार के साथ खुश रहे। मैं तुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम कहीं भी नहीं जाओगी। जो हुआ बचपन में हुआ। मैंने बचपन से तुम्हें अपनी माँ माना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माँ। सिमरन अपनी माँ के गले लग जाती है क्योंकि सुभद्रा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सिमरन को अपना असली परिवार मिल जाता है, अपनी जुड़वा बहन मिल जाती है और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। ललिता घबराई हुई थी क्योंकि उसकी बचपन की वो सहेली जिसने हमेशा उसकी मदद की थी, आज वो अपनी बेटी को छोड़कर इस दुनिया से जा रही थी। गंगा, तू घबरा मत, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं ललिता, मैं अब नहीं बच पाऊंगी। मैंने गौरी से तुम्हें फोन इसलिए ही करवाया है। ललिता, मेरी गौरी मेरे जाने के बाद इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। इसके लंबे कद के कारण कोई लड़का इससे शादी को हाँ भी नहीं कहता। पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा। गंगा, मेरे ऊपर तेरे बहुत एहसान है। तू चिंता मत कर, गौरी मेरे घर की बहू बनेगी। मैं अपने छोटे बेटे युवराज से गौरी की शादी करवाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। पर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी गंगा। और देखना, हम दोनों सहेलियाँ मिलकर अपने बच्चों की शादी करेंगे। आप दोनों ही कैसी बातें कर रही हो? माँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। आंटी जी, माँ को बोलिए ना कि ऐसी बातें ना करें। माँ, आंटी जी देखिए ना, माँ कुछ बोल नहीं रही है। डॉक्टर जल्दी आइए, गंगा कुछ बोल नहीं रही है। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। आंटी जी, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? किसे माँ बुलाऊंगी आंटी जी?
गौरी मेरी बच्ची चुप हो जा, मैं भी तो तेरी माँ जैसी ही हूँ ना। आ मेरे कलेजे से लग जा मेरी बिटिया, चुप हो जा। गंगा, मैंने तुझसे जो वादा किया है वो मैं जरूर पूरा करूँगी। ललिता अपने पति को फोन पर सारी बात बताती है और अगले दिन की ट्रेन से गौरी को लेकर दिल्ली आ जाती है। माँ जी, ये आपकी चाय, ये लो गौरी, तुम भी चाय पी लो। ललिता, हमें युवराज से इस बारे में जल्दी बात करनी चाहिए। किस बारे में बात कर रही हो माँ जी? मेघा बहू, हम युवराज और गौरी की शादी के बारे में सोच रहे हैं। माँ जी, युवराज भैया कभी भी गौरी के साथ शादी के लिए नहीं मानेंगे। आपने देखा है वो हद से भी ज्यादा लंबी है। हम सबके बीच में खड़ी होकर वो कितनी अजीब लगेगी। मेघा, तुम अपनी जुबान बंद रखो। मेरा युवराज मेरी बात को नहीं टालेगा। शाम को युवराज ऑफिस से जब आता है तो ललिता युवराज से बात करती है। माँ, आपने ये क्या कर दिया? उसकी कद काठी देखी है? कितनी लंबी है वो। इतनी लंबी लड़की से शादी करूँगा, मेरी हाइट भी उससे कम लगेगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। युवराज, पहन ओढ़ कर गौरी बहुत सुंदर लगेगी। तू नहीं जानता, गौरी की माँ गंगा ने मेरी एक समय में बहुत मदद की थी और फिर मेरे वचन का तू मान नहीं रखेगा। बड़ी मुश्किल से युवराज शादी के लिए मान जाता है। युवराज और गौरी की शादी की रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। उसके सभी दोस्त आए हुए थे। युवराज, इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ अनीता है। चल यार, तेरे और भाभी जी के साथ एक फोटोग्राफ तो खिंचवा ही लेते हैं। माफ कीजिएगा युवराज जी, ये गौरी जी कैमरे में नजर नहीं आ रही हैं। गौरी जी, आपको थोड़ा झुक कर खड़ा होना पड़ेगा। या एक काम कीजिए, आप कुर्सी पर बैठ सकती हैं, तब आप नजर आ जाएंगी। युवराज मेरे दोस्त, अच्छा है, जब तुझे छत पर जाना हो तो बस भाभी जी को खड़ा कर देना है और उन पर चढ़कर सीधा छत पर पहुंच जाना है। सीढ़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। युवराज गुस्से में अपनी माँ और पापा के पास जाता है। आप मेरे दोस्तों के बीच में मेरी इंसल्ट करवा रही हैं। गौरी की हाइट इतनी लंबी है कि सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कैमरे में भी फिट नहीं आ रही है। देवर जी, और मानिए माँ जी की बात को। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी छोटी बहन सुहासिनी आपको बहुत पसंद करती है। आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए, पर आपने तो मेरी बातों को सुना ही नहीं। इसीलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। मेघा बहू, ये कोई टाइम है ये सब बातें करने का? और युवराज, गौरी तुम्हारी पत्नी है, उसका मान सम्मान करना तुम्हारा फर्ज है। वो देखो, इस स्टेज पर बेचारी अकेली खड़ी है। तुम सब यही रहो, मैं और तुम्हारे पापा ही स्टेज पर चले जाते हैं। राजू, निशा, अपनी चाची को तंग मत करो, और भी मेहमान फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं। कोई बात नहीं भाभी, बच्चे मुझे तंग नहीं कर रहे हैं। मेघा बहू, बच्चों को अपनी चाची के साथ एंजॉय करने दो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? कोई तो है जो मेरी बहू का मन लगा रहा है, वरना तुम सब तो स्टेज से उतरकर इधर उधर हो गए। मेघा, ये माँ ने कैसी लड़की पसंद कर ली है युवराज के लिए। जिधर देखो गौरी की हाइट को लेकर ही बात कर रहे हैं। वो देखो सामने मिसेस दुबे। ये ललिता जी को इतनी लंबी लड़की ही मिली थी शादी के लिए। युवराज में कमी ही क्या थी? देखने में तो हैंडसम है, पर लड़की की हाइट बहुत लंबी है। देखभाल कर लड़की पसंद करनी चाहिए। अरे अच्छा ही है ना, लंबी बहू लेकर आए हैं। ऊपर की अलमारी से कुछ उतारना हो तो बहू काम आ जाएगी, छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी बन जाएगी। वरना हमें तो स्टूल रखकर रसोई की अलमारी से कुछ उतारना होता है। आजकल के लोग अपना ही फायदा ढूंढते हैं। देखा तुमने, इतना मजाक बना रखा है हमारा इस गौरी ने। ऊपर से मेरे भाई की जिंदगी और खराब हो गई। सुनो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस घर में माँ जी की चलती है। उन्हें अपनी सहेली को दिया वादा जो पूरा करना था, उन्हें देवर जी की परवाह ही कब थी। मेरी सुहासिनी। मेघा, अब फिर से तुम शुरू मत हो जाना सुहासिनी का नाम लेकर।
कुल मिलाकर सास ससुर और बच्चों को छोड़कर घर में सभी को गौरी से चिढ़ थी। युवराज, मेघा, आनंद तीनों गौरी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते थे। गौरी, मैं जानती हूँ तुम इस घर में खुश नहीं हो। युवराज, मेघा बहू और आनंद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, पर वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन सब की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ बेटा। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप माफी मत मांगिए। आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपने तो मेरी जिंदगी को संभाल लिया। गौरी ललिता के गले लग जाती है। गौरी अपनी तरफ से सबके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आज स्कूल वैन वाले भैया नहीं आएंगे। मैं बच्चों को लेने स्कूल जा रही हूँ। भाभी, आप स्कूल जा रही हैं, तो क्या आप मुझे ब्यूटी पार्लर तक छोड़ देंगी? मुझे थ्रेडिंग करवानी थी और थोड़ा बाजार का काम था। दिल्ली शहर मेरे लिए नया है, तो मैं यहाँ के रास्ते अच्छे से जानती नहीं हूँ। जाते हुए टोक दिया। ठीक है, आओ मैं तुम्हें छोड़कर बच्चों को वापसी में ले आऊंगी। तुम अपने आप घर वापस आ जाना। मेघा गौरी को लेकर पहले बच्चों के पास स्कूल चली जाती है, पर वो जैसे ही स्कूल के अंदर पहुंचती है, वहाँ पर भीड़ लगी हुई देखकर वो घबरा जाती है। ये भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या हुआ? फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटे बच्चे ने वॉशरूम की कुंडी लगा ली है और अब वो वॉशरूम की कुंडी नहीं खोल पा रहा है। वहाँ से आने का अब एक ही रास्ता है, खिड़की जो बालकनी की तरफ खुलती है, पर वहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अरे मेघा जी, आपका बेटा राजू ही तो वॉशरूम में बंद हो गया है। हम सब बहुत देर से परेशान हैं। ये लीजिए, निशा को आप पकड़िए, बहुत देर से रो रही है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है, पर उन्हें आने में समय लगेगा और हमारे पास इतनी लंबी सीढ़ी नहीं है कि बच्चे को बालकनी से नीचे उतारा जाए। क्या मेरा राजू वॉशरूम में बंद हो गया है? अरे मेरे बच्चे को कोई बचा लो, वो रो रो कर परेशान हो रहा होगा। मैम, आपके स्कूल में इस वक्त जो भी सीढ़ी मौजूद है वो आप मुझे दे दीजिए। गौरी, तुम क्या करने वाली हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सभी टीचर्स और पेरेंट्स गौरी को देखते रह जाते हैं। गौरी एक सीढ़ी पर चढ़कर नीचे बालकनी में पहुंच जाती है। गौरी लंबी थी, इसलिए वो ऊंचाई पर चढ़कर बालकनी तक पहुंच गई और उसने किसी तरह से बालकनी की खिड़की खोलकर राजू को सुरक्षित निकाल लिया। स्कूल का स्टाफ और पेरेंट्स गौरी की बहुत तारीफ करते हैं। गौरी जी, आप सचमुच बहुत हिम्मत वाली है। मैं आज ही अपने स्कूल के सारे स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखूंगी और ऐसी गलती दोबारा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेघा और गौरी बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर मेघा घर वालों को सारी बात बताती है और वो गौरी से भी माफी मांगती है। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी लंबाई का मजाक बनाया, पर आज तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चे की जान बची है। मुझे माफ कर देना। भाभी, प्लीज आप मत रोइए। देखिए, राजू बिल्कुल ठीक है। आनंद और युवराज गौरी को गलत बोलने पर शर्मिंदा थे और उस दिन के बाद से गौरी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।